स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं अब क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप सभी के लिए मोस्ट प्रोबेबली जिनकी इंग्लिश ग्रामर में जो क्वेश्चन जिस टाइप के आते हैं, तो उनके लिए 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज ही वॉज अंडर द ब्लैंक दैट ही कुड फ्लाई। मतलब वो, इसका मतलब आपको समझना है। हमेशा सेंटेंस के लैंग्वेज को सोच के फिर ही आपको आंसर एज्यूम करना है। फर्स्ट रीड ऑप्शन ऑल। एल्यूशन दैट मीन संकेत, इल्यूशन दैट मीन मोह माया, एंड डिल्यूशन मतलब भ्रम, एंड इल्यूशन मतलब छिपाना। तो इस आंसर इन चारों ऑप्शन में से आपको पहले तो आपके वोकेबलरी में इतना पता होना चाहिए कि इनका ये चारों सिमिलर लगते हैं, इनका मीनिंग पता होना चाहिए। इसके बाद आपको देखना है कि प्लाई प्लाई का मतलब कुछ चल सकने योग्य, उसको लगा, उसको ऐसा क्या लगा कि उसको लगा कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, आगे चल सकता हूँ, तो उसको ऐसा भ्रम ही हो सकता है, और तो कुछ इसमें अप्रोप्रिएट वर्ड और कुछ होगा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डेल्यूशन, भ्रम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई टीथ व्हेन आई एट द आइसक्रीम फास्ट। जब आप आइसक्रीम फास्ट खाएंगे तो टीथ में क्या होगा? ऑब्वियसली हिंदी में पता है हमें, झनझनाहट होगी, बट इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए कि इसको थ्रॉप्ड बोलते हैं, झनझनाहट, क्योंकि पैन, टिंगल एंड प्रिक्ड इस तरह का हमें महसूस नहीं होता है। थ्रॉप्ड हमारे टिथ को फील होता है, तो जो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा यहाँ पर वो थ्रॉप्ड होगा। सो आंसर विल बी बी। थर्ड question is a series of talks dash been arranged by the school। अब ये तो पता है कि यहाँ पर प्लूरल आ रहा है, लेकिन हमें सबसे पहले क्या देखना है? ए सीरीज ऑफ टॉक्स, मतलब हमें हमेशा नाउन के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब लगानी होती है। तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्योंकि साफ साफ ए लिखा हुआ है, तो हमें ये ध्यान रखना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, टॉक्स देख के और हैव लगा देते हैं, लेकिन ये इसके साथ कनेक्टेड है, तो आपको यहाँ पर जो मोस्ट प्रोबेबल होगा वो हैज़ होएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आई शेल लीव अमेरिका नेक्स्ट मंथ। आई शेल लीव, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आंसर देना थोड़ा टफ होता है कि टू लगाए, आई शेल लीव टू अमेरिका, लीव ऑफ अमेरिका, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर होता है फॉर। डी ऑप्शन होएगा, फॉर अमेरिका नेक्स्ट मंथ। सो आपको ये कनेक्टिव पता होना चाहिए कि लीव के साथ हमें कहाँ क्या यूज़ करना है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको सिनोनिम्स ऑफ वर्ड फॉरवर्ड का जो पता करना है कि इसका सिनोनिम्स यानी समान वर्ड। तो कभी कभी सिनोनिम्स लिखा आता है, कभी कभी क्वेश्चन में सिमिलर, तो एक ही बात होती है। तो हमें देखना है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए फॉरबिड का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए मनाही करना या रोकना अपने को, ये उसी का सेकंड फॉर्म है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ड वही है, फॉरबिड, फॉरबिडन। तो इसके अप्रोप्रिएट ऑप्शन देख ले, अलार्म, फेलर, फोरफ्रंट यानी आगे होना, फेलर यानी फेल, अलार्म का मतलब आप जानते ही हैं सचेत करना। तो फोरटेल ऐसा वर्ड है, पहले से कहना, यानी कि मैंने तुमको पहले ही बताया था। तो इस तरह ये थोड़ा इसका अप्रोप्रिएट लग रहा है कि पहले से कहकर रोकना या रोकना। तो हम इसको बी जो ऑप्शन होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। सिनोनिम्स ऑफ वर्ड ल्यूरिड। ल्यूरिड का देखिए, ये एक अलग वर्ड है, तो इसका मतलब होता है भयंकर, ल्यूरिड। तो आपको अब इसमें से देखना है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो भयंकर से रिलेट करता है। तो हैप्पी, ब्राइट, अबंडेंट,
अबंडेंट का मतलब होता है ज़्यादा, मतलब इसका भयंकर से कोई लेना देना नहीं है। तो एक लास्ट ऑप्शन बचा शॉकिंग। शॉकिंग भी एक तरीके से भय ही होता है, तो हम इसका आंसर क्या करेंगे, शॉकिंग, डी। ठीक है, नेक्स्ट आंसर आपको दिख चुका है। मेरा मेन एम ये जो है कि ये जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो कैडी कैंपस जो अपने राजस्थान की सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश बुक है, उसमें से उठाए। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक की हेल्प हो जाए। सो आपको भी ये पढ़नी है, बहुत अच्छी बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड सिमिलर टू द वर्ड इंटरफेयर। इंटरफेयर का अपन को सबको मतलब पता है कि इंटरफेयर करना यानी कि कुछ गुस्ताखी करना इस तरीके से। तो इसका जो सिमिलर वर्ड होगा अप्लाई, हेल्प, ऑब्जेक्ट, मेडल। अब हमें पता नहीं भी हो मेडल का मतलब तो भी हम पता कर सकते कि ये 3 ऑप्शन तो इससे रिलेट करते नहीं है, तो बचा कौन, मेडल। वैसे इसका मतलब भी होता है हस्तक्षेप करना। तो यही अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इम्यून। अब इम्यून का आपको मतलब पता है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, इम्यूनिटी, जिसको आजकल हम कोविड में तो स्पेशली हम इस वर्ड से बहुत ज़्यादा ही जुड़ गए हैं। तो इम्यून का मतलब अपने को पता ही है, तो अपने को अपोजिट ढूंढना है इस वर्ड का। तो इम्यून, फ्री का कोई रिलेट नहीं है। पावर तो इम्यून से रिलेट करता है, अपने को अपोजिट चाहिए। वीक भी नहीं होगा क्योंकि वीक का मतलब कमज़ोर होता है। ये इम्यून मतलब प्रतिरक्षक, प्रतिरक्षक। और वल्नरेबल ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है चपेट में आना। इम्यून मतलब अपन बच जाते हैं उस चीज़ से, प्रतिरक्षक होते हैं। वल्नरेबल हम चपेट में आ जाते हैं, तो ये इसका अपोजिट होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चूज एंटोनियम ऑफ वर्ड डिमोलिश। अब डिमोलिश का मतलब ये तो आपने पता ही है कि नष्ट करना, ख़त्म कर देना। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा, अपने को एंटोनियम्स यानी इसका बिल्कुल अपोजिट चाहिए। तो बाइल्ड मतलब वापस निर्माण करना, बिल्ड मतलब निर्माण करना। तो हम इसका जो करेक्ट एंटोनियम्स होगा वो बिल्ड ही होगा, क्योंकि शिफ्ट, रिपीट और हाइड इससे मैच नहीं करते हैं। आंसर विल बी बी। चूज द स्पेलिंग ऑफ वर्ड ईमानदारी। ईमानदारी वर्ड की जो स्पेलिंग है वो इनमें से कौन सी मिलेगी। प्रिवेंट हमको पता है, हमेशा 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट हो ही जाते हैं और 2 ऑप्शन में ही कन्फ्यूज़न होता है। तो आपको तैयारी उस अकॉर्डिंग करनी है कि हम ये 50-50 का रेशियो ख़त्म कर सकें। ठीक है ना। तो प्रिवेंट, अब प्रोबेबिलिटी का मतलब पता नहीं, प्रिवेंट का मतलब पता है कि हमें प्रिवेंट यानी बचाना, इस तरीके से कुछ होता है। और प्रोहिबिट यानी भी ऐसा ही कुछ होता है, मतलब प्रोहिबिट यानी कि मना करना या फिर उस बारे में नहीं बोलना। इसी तरीके से पोटेंट, पोटेंट मतलब अपनी पोटेंशियल क्षमता कितनी है, तो उससे रिलेट करता है। तो बच्चा कौन, प्रोबेबिलिटी। दैट मीन आवर आंसर विल बी बी, प्रोबेबिलिटी यानी ईमानदारी। ठीक है, फिल द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। अब यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन लगानी है। देयर इज ए ब्रीज डैश द रिवर। अब इसमें क्या है, स्टूडेंट बहुत जल्दी मतलब जल्दबाजी में जल्दी से ये लगा देते हैं कि अक्रॉस दिस रिवर हो जाएगा या फिर ऑन द रिवर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ध्यान से पढ़ना है हमें क्वेश्चन को और उसके बाद हमें देखना है देयर इज़ ए ब्रिज ओवर द रिवर होगा। इसका आंसर क्या होगा, ओवर द रिवर। तो हमें जल्दबाजी से नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन को समझ के और उसका आंसर देना है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू गेट द ट्रूथ। अब इसमें भी आपको अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लगानी है। गेट टू लगेगा, टू द ट्रूथ। लगता ऐसा है कि ये लगेगा पर ऐसा होता नहीं है। हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। जब ड्यूटी की या बात आती है या फिर कुछ ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ की बात आती है कि इट इज़ आवर ड्यूटी टू गेट एट द ट्रूथ, मतलब सत्य के साथ खड़ा रहना। ठीक है ना। तो इसमें इस तरह की भावना की जब बात होती है तो हम एट का यूज़ करते हैं, तो प्रीपोजिशन डी हो जाएगी। अब आपके 1 वर्ड आ गए हैं। someone who offer himself to do something without being paid।
कोई ऐसा जो आपको कोई सेवा दे रहा है और उसके बदले में पैसा भी नहीं ले रहा है। तो लीडर तो होगा नहीं, लीडर। सर्वेंट नौकर भी नहीं हो सकता, प्रीचर भी नहीं हो सकता, ये तो बस उपदेश देने वाले होते हैं। वॉलेंटियर बचे, वॉलेंटियर का मतलब होता है जो इस तरह के लोग होते हैं जो समाज सेवी होते हैं, जो कुछ नहीं लेते हैं और सेवा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अ पर्सन हु हैज़ जस्ट स्टार्टेड लर्निंग, जिसने जस्ट अभी अभी स्टार्ट करी है लर्निंग, उसको हम क्या बोलेंगे? तो आप बताइए क्या बोलेंगे? फॉरमैन, फॉरमैन यानी सरदार। अब सरदार है तो ऑब्वियसली वो तो सब जानते ही है, वो सबको लीड करता है, तो वो तो एक तरह से लीडर हो गया, वो तो होएगा नहीं। सुपरवाइज़र भी वही होता है एक तरीके से। अप्रेंटाइज मतलब शिक्षार्थी जो एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो वो तो अभी अभी नए तो है नहीं, वो भी तैयारी कर रहे हैं। बचा नॉविस, नॉविस मतलब बिल्कुल फ्रेश, जो अभी अभी जिसने सीखना स्टार्ट किया उसको बोलेंगे नॉविस। तो आवर आंसर विल बी डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज दीज टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। अब आपको ये जो अलग अलग फॉर्म दिए हुए हैं उनको इस तरीके से अरेंज करना है कि एक सेंटेंस बन जाए। तो इट इज़ ए, अपने को ये तो पता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला इंग्लिश में अप्लाई होता है। तो आपको पहले देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, फिर आपको उससे रिगार्डिंग, क्योंकि जैसे आप इसको पढ़ेंगे, इट इज़ ए गेम एंड टीम स्पिरिट ऑफ स्किल लाइक अदर गेम्स। तो हम जैसे ही पढ़ेंगे इस वर्ड को, तो यहाँ से कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बन नहीं रहा है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लाइक अदर गेम्स, इट इज़ ए गेम्स ऑफ स्किल एंड टीम स्पिरिट। तो ये बना एक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो हमने क्या क्या बोला पहले? लाइक अदर गेम्स, दैट मीन डी। लाइक अदर गेम्स, इट इज़ ए गेम, मतलब डी ए किस में सेम सेम मिल रहा है? ए और डी में, ठीक है। तो ये तो वैसे ही कट हो गए अपने ऑप्शन। अदर गेम्स ऑफ स्किल, इट इज़ ए गेम ऑफ स्किल, तो सी अपना तीसरे नंबर पर आना चाहिए जो इसमें आ रहा है, मतलब अपना आंसर डी हो गया है, ऑफ स्किल एंड टीम स्पिरिट। सो आवर आंसर विल बी डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको वही मीनिंगफुल सेंटेंस ही बनाना है। ए में दिया है द मेन रीज़न ऑफ मनी एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फॉर द डोमेस्टिक ट्रबल इन माई फैमिली इज़ ऑन अकाउंट। तो इसको भी आप खुद पढ़ेंगे किस तरीके से सेट हो रहा है, तो आपको वैसे ही आ जाएगा। जैसे द मेन रीज़न ऑफ मनी एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये थोड़ा सेट कम हो रहा है। द मेन रीज़न फॉर द डोमेस्टिक ट्रबल, ठीक है, डोमेस्टिक ट्रबल इन माई फैमिली इज़ ऑन अकाउंट ऑफ मनी एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो ये इस तरीके से अपना एक सेंटेंस बनाए। तो क्या बोला? द मेन रीज़न फॉर द डोमेस्टिक ट्रबल, ए के बाद सी आना चाहिए, ए के बाद सी इसी में आ रहा है, तो अपना आंसर वैसे ही हो गया। लेकिन फिर भी ए के बाद सी, फिर डी, इन माई फैमिली इज़ ऑन अकाउंट ऑफ मनी एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो ये सब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना एक्सरसाइज करोगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए जो कैडी कंपास वाली बुक है इंग्लिश ग्रामर की, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो उससे आप एसएससी लेवल का, यूपीएससी लेवल के सारे इंग्लिश का जो भी है, स्टार्टिंग से लेके 100% तक आपको वो बेनिफिशियल रहेगी। चूज़ वन वर्ड विच इज़ करेक्ट। आपको एक ऐसा वर्ड चूज़ करना है जो पूरी तरीके से उसकी स्पेलिंग करेक्ट है, ठीक है। पोस्टमस, अब ये जो पोस्टोमस की स्पेलिंग होती है वो कौन सी करेक्ट है, वही देखनी है आपको। तो वैसे तो अपन स्पेलिंग देख के थोड़ा अनुमान तो लग ही जाता है कि ये वाली तो नहीं हो सकती, जैसे ये नहीं लग रही है। पास्थोमस, पोस्टोमस एंड पोस्थेमस, ये भी नहीं होती है, ये भी गलत लग रही है, एक करेक्ट यही लग रही है। तो सी इज आवर एप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, पिक द वर्ड विच इज़ इनकरेक्ट। ऐसा वर्ड जो इनकरेक्ट है। तो ये देखिए, सिंसियरली शाइन, तो ये तो वैसे ही अलग अलग है, तो अपने को पता है ये तो करेक्ट ही है। दोनों ये हैं साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस। तो इनमें से ही दोनों में से एक गलत होगा, तो देखने से ही पता चल जाती है कौन सी गलत है। तो ये इनकरेक्ट लग रही है क्योंकि NEOUS होता है। सो
इनकरेक्ट ही पूछा है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है वो करेक्ट पूछ रहा है आपसे या इनकरेक्ट पूछ रहा है। मेक करेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको करेक्ट बताना है कौन सा है। आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ, ये तो आंसर है कि मैं रोज़ दूध पीता हूँ। डू यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे, ये हो सकता है। हैव यू ड्रिंक मिल्क, तो हैज़ यू मिल्क ड्रिंक होएगा, तो आपको पता है कि यू के साथ हमेशा हैव लगता है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी, डज यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे, अब यू के साथ हमेशा डू लगता है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा जो बचा कौन सा, यही वाला सही है, तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, इनको आपको पैसिव में चेंज करना है। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। प्लीज़ एंटर बाय द लेफ्ट डोर। ठीक है, तो ये कोई किसी को रिक्वेस्ट ही कर रहा है, प्लीज़ आगे आया है, इसका मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आप अपने को जो पैसिव जो होगा वो भी इसी तरीके से होगा। लेट द लेफ्ट डोर बी एंटर्ड बाय यू, ये देखते हैं। लेट इट बी एंटर्ड बाय द लेफ्ट डोर, द लेफ्ट डोर इज रिक्वेस्टेड टू बी एंटर्ड। दोनों में रिक्वेस्ट वाली तो आएगा ही, प्लीज़ आया है, लेकिन इसमें क्या रिक्वेस्ट है, द लेफ्ट डोर इज रिक्वेस्ट, क्या डोर कभी रिक्वेस्ट करती है, गलत हो गया। यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय द लेफ्ट डोर, ये बिल्कुल करेक्ट हुआ, तो ये बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। सो ये अपने 20 क्वेश्चन की जो सीरीज़ थी, आई होप आपके हेल्प करेगी एग्ज़ाम में। थैंक यू।